एक ऐसी मासूम लड़की जिसका कत्ल हो जाता है, लेकिन उसका कत्ल किसने किया? कोई अपना ही है, कोई बहुत ज्यादा प्यार करने वाला है जिसका उसने कत्ल कर दिया। आखिर क्यों किसी ने उसका कत्ल किया, चले जाके जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। नाजरीन, मैं बात कर रहा हूँ हंसला गोरे कत्ल केस के बारे में। नाजरीन, महाराष्ट्र के दुबीवरी इलाके में एक फैमिली रहती है जिसमें बाप हिंदू राव गोरे और उसकी बेटी हंसला गोरे और उसकी एक बड़ी बहन जो कि लंदन में पढ़ाई करती है, और उसकी एक माँ। नाजरीन ग्रामी, माँ बैंक में काम करती है और बाप एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है, और ये लड़की सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉलेज में पढ़ती है। नाजरीन ग्रामी, दिन होता है 2007 का। ये अपने दोस्तों के साथ प्लानिंग बनाती है कि चलो छुट्टियां मिली हुई हैं, जुलाई की छुट्टियां होती है तो चलो घूम फिर के आते हैं, और ये ऐसे ही महाराष्ट्र के पहाड़ों में घूमने फिरने चले जाते हैं। नाजरीन, घूमते फिरते इनके साथ एक हादसा होता है कि इसके पाँव की उंगलियों के ऊपर चोट लग जाती है। इसके फ्रेंड जल्दी जल्दी इसको उठा के हॉस्पिटल लेके जाते हैं। डॉक्टर जब इसको चेक करते हैं, चेक करने के बाद वो पट्टी वगैरह कर देते हैं। वो कहते हैं जी हड्डी फ्रैक्चर है, इसलिए महीना 1.5 महीना बेड रेस्ट करनी पड़ेगी। लिहाजा ये कॉलेज से छुट्टियां लेती है और अपने घर में ही रेस्ट करना शुरू कर देती है। नजरीन ग्रामी, होता कुछ यूं है कि इसकी माँ सुबह 7 बजे बैंक जाती है, इसका बाप भी सुबह सुबह बैंक निकल जाता है, और इसके बाद ये लड़की अपने स्कूल कॉलेज जाया करती थी। अब ये था कि इसको छुट्टियां हो गई, इसकी माँ भी बैंक चली जाती है, बाप भी काम पे चला जाता है, अब ये लड़की अकेली घर होती है। नजरीन ग्रामी, ऐसे वक्त गुजरता रहता है। दिन आता है 19 जुलाई 2007 का। नाजरीन ग्रामी, इस दिन माँ रूटीन के वाइज अपने बैंक में जाती है, बाप भी अपने काम के ऊपर जाता है, लेकिन शाम को जब माँ आती है तो आके देखती है कि उसकी बेटी घर पे नहीं है। घर के बाहर कुंडी लगी हुई है, कुंडी खोल के अंदर देखती है तो नाजरीन ग्रामी उसे अंदर एक रस्सी पड़ी नजर आती है। रस्सी पड़ी होती है और उसकी बेटी का जूते भी पड़े होते हैं। तो वो देखती कि आखिर मेरी बेटी किधर गई, चली उसके जूते भी पड़े। वो उसको फोन करने की कोशिश करती है तो उसका नंबर बंद होता है। इसी दौरान वो अपने मोबाइल पे देखती तो 3:28 के ऊपर उसे एक खाली SMS आया होता है अपनी बेटी की तरफ से। अब वो अपने हमसायों से पूछती है, रिश्तेदारों को फोन करने शुरू कर देते हैं, लेकिन किसी को भी उनकी बेटी का नहीं पता चलता। हमसाये भी इकट्ठे होकर उनके घर आ जाते हैं। शाम होती है तो उसका बाप भी आ जाता है, हिंदू राव गौरे। उसका बाप जो होता है वो भी अपनी बेटी को ढूंढना शुरू कर देता है। उनके जो कलीग वगैरह होते हैं, माँ के भी और बाप के, वो भी आ जाते हैं। ऐसे ये सारी रात लोग इंतजार करते रहते हैं। रात 10 बजे ये रामनगर थाने में जाते हैं और वहां पे आके FIR दर्ज करवा देते हैं कि हमारी बेटी ऐसे गुम हो गई है घर पे। पुलिस वाले आते हैं, उनको भी कुछ खास तो मिलता नहीं, घर में कुछ भी नजर नहीं आता, तो ऐसे वो वापस चले जाते हैं। अब ये सारे लोग अपने घर में बैठे होते हैं। बेडरूम में बैठी होती है माँ और उसकी कुलीग, और सेन में बैठे होते हैं बाप और उसके कुलीग, और कुछ हमसाए बैठे होते हैं। सुबह के 6 बजते हैं। 20 जुलाई 2007 का दिन आ जाता है। सुबह 6 बजे माँ देखती है कि बेड के पास थर्मोस गिरा पड़ा है। तो वो कहती है कि ये थर्मोस तो बेड के दरोज में होता है। नजरीन, होता कुछ यूं है कि पाँव की तरफ से बेड का एक दरोज होता है बड़ा सा, जो कि फुल खुल जाता है, सारा पूरे बेड की जितना बड़ा होता है। तो उसमें कपड़े वगैरह इन लोगों ने रखे होते हैं और थर्मोस वगैरह रखा होता है। ये थर्मोस रखने के लिए उस दरोज को खोलती है, लेकिन उसमें कपड़े पड़े होते हैं जो कि अलग थलग पड़े होते हैं, पहले उनको इस्त्री करके संभाल के रखा होता है। अब ये देखती है कि कपड़े ऐसे क्यों पड़े हैं, ये कपड़ों को सही करना शुरू कर देती है। तो इस दौरान उसको एक पाँव नजर आता है, उसकी चीखें निकल जाती हैं, तो चीखना चलाना शुरू कर देती है। अब जो उसका शोहर होता है वो भाग के अंदर आता है, बाकी लोग भी अंदर आते हैं कि आखिर ये चीख क्यों रही है। तो वो नाजरीन दरोज खोल के देखते हैं, वो दरोज की तरफ इशारा करती है, तो आगे क्या देखते हैं कि उनकी बेटी पड़ी होती है। जी हाँ, हंसला पड़ी होती है और बेसुध हालत में पड़ी होती है। उसको बाहर निकालते देखते हैं, उसके हाथ पीछे बांधे हुए। पुलिस को मंगवाया जाता है, जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर चेक करते हैं और कहते हैं कि इसको कत्ल कर दिया है किसी ने। अब नजर भी ये आ रहा होता है उसके हाथ पीछे बंधे हुए, तो जरूर इसको किसी ने कत्ल किया है। तो अब पुलिस वाले उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवाते हैं। रिपोर्ट करवाने के बाद उसकी डेड बॉडी जो होती है वो मालकों को सौंप दी जाती है, वो उसका अंतिम संस्कार करते हैं। तो अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि इस लड़की का दम घुटने की वजह से मौत हुई है। तो नाजरीन, पुलिस वाले उस केस को, जो कि पहले अगवा का होता है, कत्ल के केस में दर्ज कर देते हैं। कत्ल का केस कन्वर्ट होने के बाद घर वालों से आके पूछ-गूछ करते हैं, तो पता चलता है कि इनके घर में इनके रिश्ते भी कुछ खास नहीं चल रहे। माँ जो होती है वो बयान देती है कि मेरी बेटी का एक बॉयफ्रेंड भी था, तो जिसका नाम था हरन राठौड़। ये कॉलेज में इसके साथ पढ़ता था, बाप को नहीं पता था लेकिन माँ को पता था। अब पुलिस वाले जाते हैं, उसको जाके पूछते हैं कि हाँ भाई, तुम 19 जुलाई को किधर थे और तुमने इसका कत्ल किया? वो कहता है कि मैंने कत्ल नहीं किया इसका, मैं 19 जुलाई को अपने काम पे था। नाजरीन, ये जो लड़का होता है ये कॉलेज पढ़ता है और पार्ट टाइम पे जॉब भी करता है। तो अब पुलिस वाले जो होते हैं उस दिन का पूरा रिकॉर्ड निकलवाते हैं। ये जिस कंपनी में जॉब करता था, ये सुबह के टाइम उस कंपनी में जाता है और शाम को ही वापस आता है। पुलिस वाले जाते हैं कंपनी में, जाके इनके कोलीग से पूछते हैं, तो 3-4 बंदे इसके हक में गवाही दे देते हैं कि हाँ, ये 19 जुलाई को सुबह काम पे आया था और सारा दिन हमारे साथ काम पे ही था। तो अब पुलिस वाले क्या करते हैं कि वो रजिस्टर चेक करते हैं। अब तो काफी डिजिटल दौर आ गया है, लेकिन उस टाइम रजिस्टर होते थे, रजिस्टर में लिखा जाता, जो सुबह बंदा आता था अपनी एंट्री करता था, शाम को छुट्टी टाइम वो चला जाता था। ऐसे ही वो रजिस्टर चेक करते हैं कि आखिर वो आया था या नहीं आया था, लेकिन आगे पता चलता है कि वो तो रजिस्टर ही गायब है और 19 तारीख का ही गायब है कि जिस दिन उस लड़की का कत्ल हुआ। अब सारा शक इसके ऊपर आना शुरू हो जाता है। तो ये कहता है कि
भाई मैंने कत्ल नहीं किया, आप किसी से पूछ सकते हैं। पुलिस वाले जो होते हैं पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं आता, निराशा ही हाथ लगती है, लिहाजा वो उसको गिरफ्तार नहीं करते और वापस चले जाते हैं। वापस जाके अब वो उसके घर वालों की तरफ से पूरी डिटेल निकालना शुरू कर देती है कि आखिर इनको कोई कत्ल का कौन करेगा, इनका कौन दुश्मन है, किन किन के खिलाफ इनकी साजिशें चलती हैं, इनकी किन के साथ नहीं बनती, कौन से इनसे हमसाए हैं, कौन के इनके रिश्तेदार हैं जिनके साथ इनकी नहीं बनती। ऐसे डिटेल निकलवाते निकलवाते पता चलता है कि ये जो बीवी है हिंदू राव की, इसका अपने एक रिश्तेदार अनिल जोआकर के साथ चक्कर चल रहा है, और इसकी जो बड़ी बेटी है और छोटी बेटी है वो अपनी माँ का साथ देती है, और जो बाप है उसका साथ बिल्कुल नहीं देती। और जो बड़ी बेटी है उसने अपने बाप के खिलाफ रामनगर पुलिस स्टेशन में मारपीट की FIR भी दर्ज करवाई हुई है, और बाद में एक DCP इनका रिश्तेदार होता है उसके कहने के ऊपर ये FIR खारिज करवा देती है। तो ऐसे इनके घर में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा होता। बाप जो होता है अपनी बेटियों को इस चीज से रोकता है कि तुम अपनी माँ को समझाओ कि ये जिस रिश्तेदार के साथ है उसको छोड़ दे और अपना सही से घर बसाए, लेकिन बेटियां जो होती है वो भी माँ की साइड ले लेती हैं। अब इसमें आता है कि या तो माँ ने कत्ल कर दिया अपने आशिक के साथ मिलके, या उस लड़की के आशिक ने ही उसे कत्ल कर दिया, या बाप ने कत्ल कर दिया है कि उस दिन आशिक घर में मिलने आया होगा लड़की को, तो बाप को देख के वो भाग गया होगा, अचानक बाप घर आ गया होगा, बाप ने गुस्से में अपनी बेटी को कत्ल किया। कत्ल करने के बाद उसकी लाश डेड बॉडी जो है वो बेड के नीचे दरवाजे में छुपाई और वापस काम के ऊपर चला गया। अब पुलिस वाले क्या करते हैं कि उनका जो दिमाग का कंप्यूटरी टेस्ट होता है वो करवाने की सोचते हैं। अब अनिल जो आकर जो होता है माँ का आशिक, उसका टेस्ट करवाया जाता है, माँ का भी करवाया जाता है। अब उस लड़की हंसला का जो यार होता है, जो उसका आशिक होता है, उसका भी टेस्ट करवाया जाता है, उसके बाप हिंदू राव का भी करवाया जाता है। तो अब इसमें यह आता है कि जो माँ है और उसका जो आशिक है वो तो क्लियर है, उनसे जो भी सवाल पूछे गए ओके है, लेकिन बाप का और उसका जो लड़की का आशिक है उसका क्लियर नहीं आ रहा। उसका ये आता है कि जब हरण राठौड़ से पूछा जाता है जो लड़की का आशिक होता है कि कत्ल तुमने किया, तो वो कहता है नहीं, लेकिन उसके दिमाग में हल्की सी हलचल होती है, इससे ये लगता है कि इसने कत्ल किया या नहीं किया, ये अंदेशा पैदा हो जाता है। बाप के साथ भी ऐसे होता है। और दूसरी तरफ अब क्या होता है नाजरीन, उस लड़की का एक जो उसने चैन सोने की पहनी होती है वो गायब होती है, एक उसका नोकिया का मोबाइल होता है वो गायब होता है। अब पुलिस वाले क्या करते हैं कि उसके इमी नंबर को लेके नोकिया का जो मोबाइल होता है उसको ट्रेस करने के लिए लगा देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि जिसने भी कत्ल किया उसने सिम तो निकाल देनी। दूसरी तरफ इनकी ये रिपोर्ट जो होती है क्लियर नहीं आती, इसलिए किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जाता। तो अब ये होता है कि कुछ दिनों बाद वो मोबाइल एक्टिव होता है एक मोबाइलों की दुकान के ऊपर। पुलिस वाले जाते हैं, जाके मोबाइल वालों को पकड़ के लेके आ जाते हैं। मोबाइल वाले जो होते हैं वो हुलिया बताते हैं कि इसमें सिम नहीं लगी हुई थी, इस तरह का बंदा था। हुलिया बता के वो एक स्केच तैयार करते हैं पुलिस वाले। स्केच तैयार करने के बाद घर वालों को दिखाते हैं। घर वाले कहते हैं कि हम इसको नहीं जानते, लिहाजा पहचान नहीं होती। अब क्या होता है कि ये जो लड़का होता है हारून राठौड़, ये इसने USA का वीजा अप्लाई किया होता है पढ़ाई के लिए, इसका USA का वीजा आ जाता है और ये USA यूनिवर्सिटी पढ़ने चला जाता है। इसमें होता यह है कि पुलिस वालों ने इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं होता, और दूसरी चीज ये होती है कि पुलिस वालों ने इसे ऑफिशियली गिरफ्तार भी नहीं किया होता, इसलिए पुलिस वाले जाने देते हैं, ये चला जाता है। अब जो बाप होता है उसके ऊपर भी पुलिस वालों को शक होता है, लेकिन कोई सबूत नहीं उनके पास होता। ऐसे ही टाइम गुजरता रहता है नाज़रीन ग्रामी। 2007 से 2010 आ जाता है। 2010 को ये हारून राठौड़ जो होता है ये वापस आता है USA से, क्योंकि इसका बाप फौत हो जाता है। वापस आने के बाद ये पिटीशन दायर करता है अदालत में कि मैं नार्को टेस्ट करवाने के लिए तैयार हूँ, मेरा नार्को टेस्ट किया जाए और मुझे इस केस से बाहर निकाला जाए। यूं नाज़रीन ग्रामी अदालत जो होती है वो पुलिस वालों को ऑर्डर दे देती है। तो पुलिस वाले एक जो होती है अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं। 2010 में रिपोर्ट तैयार करने के बाद अदालत को देते हैं कि चूंकि बाप और उसके आशिक के ऊपर शक था, लेकिन उनके खिलाफ भी कोई एविडेंस नहीं मिला। उस दिन ये भी अपने काम के ऊपर गया हुआ था, बाप भी और इसका आशिक भी गया हुआ था, ये चीज भी क्लियर हो चुकी है। तो अब हमारे पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए वो अदालत में अपनी स्टेटमेंट दे देते हैं। अब अदालत जो होती है उनसे केस लेके क्राइम ब्रांच को दे देती है। अब क्राइम ब्रांच जो होती है फौरन जाके उसके आशिक हारून राठौड़ को जाके गिरफ्तार कर लेती है। हारून राठौड़ को गिरफ्तार करने के बाद चूंकि वो कहती है इसके खिलाफ रजिस्टर तो मिला नहीं इसकी फैक्ट्री का, इसने किया है, तो उसका नार्को टेस्ट करवाने की पिटीशन दायर करते हैं अदालत में। लेकिन वो अदालत से अपनी रिपोर्ट जो होती है, अपनी वो पिटीशन जो होती है वापस ले लेता है कि मैं अब नार्को टेस्ट नहीं करवाना चाहता। नाज़रीन उस टाइम कानून था कि अगर बंदा अपनी मर्जी से नार्को टेस्ट करवाना चाहता तो करवा ले, अगर वो अपनी मर्जी से नहीं करवाना चाहता तो जबरदस्ती उसके साथ नहीं होगी। अब ये मुकर जाता है लड़का कि मैंने अपना ये टेस्ट नहीं करवाना। अब जो बाप होता है बाप के खिलाफ भी वो पिटीशन दायर कर देते हैं कि बाप को भी हमने गिरफ्तार करना, लिहाजा उसे भी गिरफ्तार करते हैं, लेकिन उसके खिलाफ भी कोई सबूत नहीं मिलता। अब जो लड़का होता है ये बाहर आके दोबारा फिर USA चला जाता है। बाप जो होता है वो भी अपने काम पे ऊपर जा रहा होता है, पुलिस जो होती है उसे भी छोड़ देती है, उसके खिलाफ भी कोई एविडेंस नहीं मिलता। तो नाज़रीन ग्रामी ऐसे टाइम गुजरता रहता है। 2010 से 2014 आ जाता है। 2014 को आके ये जो क्राइम ब्रांच होती है ये अदालत में पिटीशन दायर करती है, अदालत में
स्टेटमेंट देती है कि ये जो लड़का है जिसका नाम है हारून राठौड़, उसका जो आशिक है, इसका तो कोई सबूत नहीं मिल रहा, इसका सारे गवाही भी दे रहे हैं, इसको लिहाजा केस से निकाल देना चाहिए। तो अदालत जो होती है बाप की स्टेटमेंट लेने के लिए उसे तलबी भेजती है कि आगे बताओ कि इसका क्या करना चाहिए। बाप पहले तो कहता है कि नहीं, इसको नहीं निकालना चाहिए, इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मुझे इसके ऊपर ही शक है। लेकिन कुछ दिनों बाद बाप की भी स्टेटमेंट आ जाती है कि हाँ, इसका कोई कसूर नहीं, इसको केस में निकाल देना चाहिए। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, पुलिस जो होती है बाप की भी नहीं मानती, अदालत पुलिस की भी नहीं मानती और किसी की भी नहीं मानती, और क्राइम ब्रांच को ऑर्डर देती है कि तुम लोग इस केस की सही से इन्वेस्टिगेशन करो, इसकी सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे और इस लड़के को भी बाहर नहीं निकाल रहे, कातिल जो भी असल है उसको पकड़ो, उसको ढूंढो और मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए कि इस लड़की को किसने कत्ल किया। नाज़रीन ग्रामी, ये केस आज भी चल रहा है। उस बेचारी लड़की जो हंसला है उसका कोई कातिल ही नहीं मिल रहा, बाप है या उसका आशिक है या कोई और कातिल है, आज तक नहीं पता चला। आशिक भी अपनी जगह पे घूम फिर रहा है, आजाद है, बाप भी अपनी जगह पे घूम फिर रहा है, आजाद है, लेकिन वो बेचारी कत्ल होगी, उसका आज तक पता नहीं चला कि उसको किसने कत्ल किया। मुझे इजाजत दें, लानी के बाद।